हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया गया है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां हम लोग पूरे बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अब पूरे बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, इसका क्या मतलब है, जरा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे एज्यूम कर लीजिए कि एक यूनिफॉर्म बॉल है आपके पास और आप उसको ऊपर की ओर उछाल दिए। तो बॉल हो सकता है कि बॉल का जो सरफेस है, पूरा होल बॉल, वो रोटेट करते हुए जाए। तो सेंटर को छोड़ के, इस बॉल के मोशन में सेंटर को छोड़कर बाकी जितना पॉइंट है उसका मोशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रोटेट भी करेगा, ऊपर भी जाएगा। तो हम लोग इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए इस सेंटर के बारे में, बॉल के सेंटर के बारे में। बॉल का सेंटर सीधा ऊपर जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है, ये पूरे बॉडी में, इस पूरे बॉल में एक यूनिक पॉइंट हुआ जिसका मोशन बहुत सिंपल है। एक्सटर्नल फोर्सेस का इस पॉइंट के मोशन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस ऊपर की ओर उछाले तो ये ऊपर की ओर जा रहा है और बाकी पॉइंट्स अलग तरीके से मूव करेगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा बाकी पॉइंट्स का। अब यहाँ हम लोग एक और बात समझते हैं। अगर हम लोग इस सिस्टम पर, इस बॉडी पर, फ्री बॉडी है, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा दें तो इस बॉडी का मोशन प्योर ट्रांसलेशनल होगा। और सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट पर अगर फोर्स लगाएं, यहाँ नहीं लगा के किसी भी दूसरे पॉइंट पर अगर फोर्स लगाएं, तब इस बॉडी का जो मास, इस बॉडी का जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा। लेकिन अगर आप ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगाते हैं तो इस बॉडी का मोशन प्योर ट्रांसलेशनल होगा। बस इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, जैसे एक पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते हैं, यही फोर्स अगर एक किसी पॉइंट पर लगाते और तब इस पॉइंट का जैसा मोशन होता, वैसा ही मोशन इस बॉडी का हो जाएगा इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में। इसका मोशन प्योर ट्रांसलेशनल होगा अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका भी मोशन प्योर ट्रांसलेशनल होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये सेंटर ऑफ मास, और पूरे बॉडी इसके साथ ऐसे ही मूव करेगा। इसी कंसेप्ट को हम लोग, इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने का फॉर्मूला डिराइव किया गया है, निकाला गया है। सेंटर ऑफ मास चूंकि यहाँ देखें हम लोग कि एक पॉइंट है, तो हो सकता है कि इस पॉइंट का जैसा भी सिचुएशन होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, यही सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है पहला पार्टिकल का मास, और ये फॉर्मूला जो है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिखा गया है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, m3 यहाँ है, सब अलग अलग कोऑर्डिनेट, कुछ कुछ कोऑर्डिनेट होगा। जैसे इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x3 y3। इसी तरह से और भी पार्टिकल से अलग अलग पॉइंट्स पर प्लेस किया हुआ है। तो अब इस सिस्टम का हम लोग जब सेंटर ऑफ मास लिखते हैं तो पहला पार्टिकल का मास इनटू पहला पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस दूसरे पार्टिकल का मास इनटू दूसरे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह से जितना पार्टिकल है सबके लिए ऐड कर दीजिए और डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। इसी फॉर्मूला को अगर आप चाहें तो xcm को समेशन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, समेशन mi i इक्वल्स 1 टू n, जितना पार्टिकल है, n पार्टिकल हम ले रहे हैं तो 1 टू n, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास को लिखेंगे अगर तो टोटल मास आपका आ जाएगा समेशन mi इक्वल्स 1 टू n, यही xcm हो गया। और सिमिलरली ycm का वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn डिवाइड बाई टोटल मास, वही टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। और ZCM अगर रहेगा स्पेस में रहेगा तो ZCM का भी सिमिलर फॉर्मूला m1 z1 प्लस m2 z2 डॉट 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 mn zn डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। यही होता है आपका XCM, YCM और ZCM। आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बताई, बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है। तो इन फॉर्मूलाज को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेज 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg आर प्लेस्ड एट 4 vertices ABCD ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर।
देखिए ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट पर 1 kg मास रखा गया है, यहाँ 1 kg है। बी पॉइंट पर इसी तरह से 2 kg मास रखा गया है। सी पॉइंट पर 3 kg है और डी पॉइंट पर 4 kg है। अब हम लोग जो फॉर्मूला अभी देखे, तो हर मास का हम लोगों को कोऑर्डिनेट लिखना होगा। अगर प्लेन में है तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, या वाई जेड प्लेन में तो वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, और अगर स्पेस में है तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ये पॉइंट एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन हो गया जिसको हम लोग डी लिखे हैं यहाँ। तो इसका कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा आपका 0,0। अगर इस ए पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो देखिए ये वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट साइड लेंथ तो दिया हुआ है 1 मीटर। और फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ही निकालना है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे तो वही सॉल्व करना होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका हो गया 1। इसी तरह बी पॉइंट का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट भी 1 और वाई कोऑर्डिनेट भी 1, तो ये हो गया 1,1। सी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब अगर हम लोग इस सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करें तो एक्स सी एम इक्वल्स, देखिए m1 1 kg और x1 0, तो 1 × 0 प्लस m2 2 kg और x2 1 है, सब ऐसा यूनिट में है, तो 2 × 1 प्लस m3 3 kg और x कोऑर्डिनेट 1 है, तो प्लस 3 × 1, और उसी तरह m4 4 kg और x कोऑर्डिनेट 0 है, तो प्लस 4 × 0, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। चारों मास को अगर हम लोग ऐड करें, देखिए 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। इसको अगर सिंप्लीफाई हम लोग कर लें तो 2 × 1 2 और 3 × 1 3, 3 + 2 बाकी दोनों तो 0 हो जाएगा, 5/10, ये हो गया 1/2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.5 मीटर। ये एक्स सी एम आ गया, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। ये 1 मीटर था तो ये यहाँ पर लाई करेगा। अब वाई सी एम हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए वाई सी एम इक्वल्स, ये जस्ट पॉइंट दिखा है, ये सेंटर ऑफ मास तो कहीं इधर आएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा अभी, बस एक्स कोऑर्डिनेट आगे चलना कितना है तो 0.5 चलना है एक्स एक्सिस पर, वो हम जस्ट दिखाने का कोशिश किए। अभी वाई चलना बाकी है, वाई चलेंगे तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर पहुंचेगा, बाद में यही सी एम का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेंगे। वाई सी एम देखिए m1 y1, तो m1 है 1 kg और y1 है 1, तो 1 × 1 हो गया। m2 देखिए m2 है 2 और y कोऑर्डिनेट 1, तो 2 × 1 प्लस m3 है 3 और y कोऑर्डिनेट 0, 3 × 0 प्लस y कोऑर्डिनेट m4 4 और y कोऑर्डिनेट 0, 4 × 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास अभी सॉल्व किए हैं 10, तो ये हो गया 2 और प्लस 1 3, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, 3/10, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.3 मीटर। अब देखिए सेंटर ऑफ मास का सीएम का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0.5 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0.3 मीटर। अगर ये पॉइंट सीएम है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.3। यही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास हो गया इस चारों पॉइंट ऑब्जेक्ट का, और यही आंसर हो गया आपका। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 bodies of equal masses are placed at vertices of an equilateral triangle of side length A. Find out coordinates of center of mass। देखिए यहाँ दो डायग्राम दिया हुआ है, मतलब दोनों डायग्राम में पार्टिकल सेम है, तीनों का मास आइडेंटिकल है, मान लिए m m m, पार्टिकल सेम है, पार्टिकल्स का पोजीशन भी सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया गया। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होने से एक्स सी एम और वाई सी एम का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब देखिए एक्स सी एम वाई सी एम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को तीनों पोजीशन का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो ये तो ओरिजिन दिख रहा है 0 0, ये एक्स एक्सिस पर है, साइड लेंथ ए दिया हुआ है, देखिए यहाँ साइड लेंथ ए दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a, 0, और इसका अगर कोऑर्डिनेट हम लोग लिखें तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये एंगल चूंकि 60 डिग्री है तो a cos 60, ये लेंथ हो जाएगा आपका a/2, और ये a sin 60, a√3/2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका a/2, a√3/2। अब अगर पहला सिस्टम के लिए हम लोग एक्स सी एम लिखें तो एक्स सी एम इक्वल्स m1 x1, तो देखिए m × 0 0 हो गया, m2 x2, m × a
जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, m इंटू ए प्लस m3x3, x3 हो गया आपका a/2, तो m इंटू a/2 और डिवाइडेड बाई टोटल मास हो गया 3m। ये वैल्यू आपका आ जाएगा ma प्लस ma/2 3ma/2, 3ma/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3m है, ये कैंसिल हो गया और फाइनली वैल्यू आ गया आपका a/2। इसी तरह से अगर YCM हम लोग कैलकुलेट करें तो YCM देखिए m1y1 ये भी जीरो हो गया, ओरिजिन था, m2y2 ये भी जीरो हो गया, y कोऑर्डिनेट जीरो है दूसरे मास का भी, और तीसरे मास का सिर्फ m3y3 बचेगा, m a√3/2 और डिवाइडेड बाई टोटल मास 3m। ये m कैंसिल हो गया, √3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 टाइम्स 2 तो नीचे ही आएगा, ये आ गया आपका a/2√3। अब देखिए अगर cm का वैल्यू हम लोग लिखें यहाँ से cm का कोऑर्डिनेट, तो पहला फिगर के लिए यही आंसर हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट a/2 और y कोऑर्डिनेट a/2√3। यही आपका फाइनली आंसर हो गया इस ऊपर वाले सिस्टम का, इस सिस्टम का। अब इस सिस्टम में हम लोग देखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन है 0,0, तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये लेंथ भी हो जाएगा आपका a/2 और ये लेंथ भी हो जाएगा a/2, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया -a/2, 0। एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड है नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ तो -a/2, और ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका a/2, 0। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर देखना है तो देखिए ये y एक्सिस हो गया, अब तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट के लिए हाइट तो अभी हम लोग निकाले हैं a√3/2, a√3/2। यही आपका तीनों कोऑर्डिनेट लिख लिए हम लोग। अब XCM YCM लिख लेते हैं, तो XCM का वैल्यू देखिए m इंटू -a/2, ये हो गया -ma/2 प्लस m इंटू a/2, m1x1 प्लस m2x2, m इंटू a/2, और थर्ड वाला हो गया m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 और डिवाइडेड बाई 3m, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए ये दोनों भी कैंसिल होकर 0 हो गया और ये भी 0 है, मतलब XCM नीचे वाले डायग्राम में 0 आ गया। यहाँ देखिए ऊपर वाले डायग्राम में a/2 था, मतलब सिस्टम सेम रहे, लेकिन अगर x एक्सिस y एक्सिस चेंज हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। अब यहाँ से YCM अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखिए m1 के लिए m1y1 0, m इंटू 0 प्लस दूसरे के लिए भी m2y2 ये भी 0, और प्लस तीसरे के लिए m इंटू a√3/2 और डिवाइडेड बाई 3m। अब यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गया आपका a/2√3। तो इस डायग्राम का अगर हम लोग CM लिखें तो CM का x कोऑर्डिनेट हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट हो गया a/2√3। यही सेकेंड डायग्राम का आंसर हो गया और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the coordinates of the center of mass of 3 particle system shown in figure? देखिए यहाँ 3 पार्टिकल दिया हुआ है, एक ओरिजिन पर 3 kg है, इस पॉइंट पर 8 kg है और इस पॉइंट पर 4 kg है। तो XCM या YCM निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन है चूंकि, तो 0,0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस x 8 kg जहाँ रखा हुआ है इसका x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 2, तो x हो गया 1,2, ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका, और 4 kg जहाँ रखा हुआ है इसका ध्यान से देखिए x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट हाइट हो गया 1, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2,1। अब चलिए XCM YCM का वही सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो XCM इक्वल्स m1x1, तो 3 इंटू 0 प्लस m2x2 8 इंटू 1 प्लस m3x3 4 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 8 प्लस 4 12 और प्लस 3 15। ये आपका आ गया 8 प्लस 8 16/15 मीटर, ऐसा यूनिट में है दोनों x और y मीटर में। इसी तरह से YCM अगर हम लोग कैलकुलेट करें
तो m1y1 3 इंटू 0 प्लस m2y2 8 इंटू 2, वाई कोऑर्डिनेट 2 है 8 kg का, और प्लस m3 है 4 kg और y3 है 1, और डिवाइड बाई टोटल मास तो अभी सेम सिस्टम है तो 15 ही हो जाएगा। 16 प्लस 4 ये हो गया 20/15। 20/15 को हम लोग 4/3 मीटर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ अगर cm का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लें तो 16/15 कॉमा 4/3 मीटर में ही रहेगा, ऐसा यूनिट में सारा वैल्यू है। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 पॉइंट मासेज एज शोन इन फिगर। 4 पॉइंट मास दिया हुआ है, 1 kg m4 है, 2 kg m1 है, 4 kg m2 है और 5 kg m3 है। यहाँ भी सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो चलिए कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करते हैं m1 से। m1 का ध्यान से देखिए, x एक्सिस पर 3 यूनिट आगे गया है, 1 2 3, 1 नहीं दिखा, 3 नहीं लिखा है, यहाँ 2 है वहाँ 1 है, तो 1 होगा 2 होगा तभी 3 होगा 4 होगा। तो इसका जो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो गया 3 और y कोऑर्डिनेट देखिए नेगेटिव y के लॉन्ग 1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 होगा, ये -4, तो y कोऑर्डिनेट हो गया आपका -1, तो 3, -1 हो गया। m2 का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो x कोऑर्डिनेट तो यही 3 यूनिट आगे गया है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 3 और y कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ ये 2 है और ये 4 है, ये बीच में है, तो जरूर यहाँ 3 रहा होगा, इधर कहीं नीचे में 1 रहा होगा, तो y कोऑर्डिनेट भी इसका 3 आ गया, x कोऑर्डिनेट भी 3, y कोऑर्डिनेट भी 3। अब यहाँ देखिए m3 का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें तो x कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ नेगेटिव है, ये -2 है, तो जरूर ये -1 रहा होगा, -2, ये -3 और ये पॉइंट -4 है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया आपका -4, नेगेटिव x के लॉन्ग है, और y कोऑर्डिनेट हो गया आपका यहाँ 5 रहा होगा, ये 2 बीच में 3 4, तो ये 5। अब y कोऑर्डिनेट हो गया इसका 5, ऊपर है इसलिए पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए m4 का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें तो x कोऑर्डिनेट आ गया आपका -3, नेगेटिव x के लॉन्ग है, और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव ही है और ये -2 दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब चलिए x cm का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, इसी तरह से y cm कर लेंगे। तो x cm के लिए m1 2 kg और x1 3, तो 2 इंटू 3 प्लस m2 हो गया 3 और 4, m2 4 और x कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये हो गया 4 इंटू 3 m2x2 प्लस m3 हो गया 5 और x कोऑर्डिनेट है -4, तो 5 इंटू -4 और प्लस m4 है 1 और x कोऑर्डिनेट है -3, तो 1 इंटू -3 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, चारों मास को अगर ऐड करें तो देखिए 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, टोटल मास हो गया 12। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपका 6 प्लस 4 इंटू 3 12 और -20 और -3, तो डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 6 18, 18 -20 -2 -3 -5, ये हो गया आपका -5/12, और मीटर ही है x और y दोनों, तो मीटर में ही आएगा। इसी तरह से y cm सॉल्व कीजिए, m1 हो गया 2 और y कोऑर्डिनेट है -1, 2 इंटू -1 प्लस m2 हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट है 3, 4 इंटू 3 प्लस m3 हो गया 5 और y कोऑर्डिनेट है 5, 5 इंटू 5 प्लस m4 हो गया 1 और y कोऑर्डिनेट हो गया -2, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अगर करें तो ये वैल्यू अभी सॉल्व किए हम लोग जस्ट 12। अब इसको अगर देखिए सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये हो गया -2 और ये भी -2, तो -4 हो गया, और ये हो गया 25, तो 25 - 4 ये हो जाएगा 21, और 21 प्लस 12, 4 इंटू 3 12, 21 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया आपका 33/12। ऐसा यूनिट में अगर आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखें तो -5/12, 33/12,
यही आपका आंसर हो जाएगा और यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A thin rod of length 3L is bent at right angles at a distance L from one end. Locate center of mass of arrangement with respect to the corner. L equals 1.2 मीटर लेना है। देखिए ये आपका एक 3L लेंथ का रड है और मान लीजिए मास भी 3m है, नहीं दिया हुआ है, मास कैंसिल हो जाएगा इसलिए मास का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं दिया है। फिलहाल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 3L अगर लेंथ है तो यूनिफॉर्म है और मास 3m है। इसको बेंड करना है इस तरह से, देखिए 2L एक तरफ और L एक तरफ, यही L शेप का बन गया। इसी कॉर्नर के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसको x एक्सिस से जूम कर सकते हैं और इसको y एक्सिस से जूम कर सकते हैं। अब यूनिफॉर्म रड है तो इस रड का L लेंथ के सेंटर ऑफ मास का L लेंथ के रड का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर आएगा। अब यहाँ मास कितना हो गया, तो 3m मास था 3L लेंथ का और L लेंथ इधर लिए हैं, तो यहाँ मास हो गया m और कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा L/2, 0। अब इस ये अगर L हो गया तो ये 2L बचेगा, 2L का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर बीच में, तो यहाँ मास देखिए 2m हो जाएगा क्योंकि लेंथ 2L है, तो 2L का मास 2m, L का मास m और इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखे तो ये हो जाएगा 0, L। अब इसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम लोगों को सॉल्व करना है, तो चलिए पहले XCM लिख लेते हैं। तो XCM इक्वल्स m1x1, तो mL/2 और m2x2 तो 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया आपका 3m, m और m कैंसिल, ये आ गया आपका L/6 और L का वैल्यू देखिए यहाँ दिया है 1.2, तो ये हो जाएगा 1.2/6। अगर 1.2 पुट कर दें तो ये बचेगा आपका 1/5, 1.2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 1/5। अब अगर YCM हम लोग कैलकुलेट करें तो देखिए m1y1 तो 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ, m2y2 ये हो गया 2ml और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 तो 3m ही रहेगा, ये आ गया 2/3 इंटू L और L का वैल्यू देखिए कितना दिया 1.2। 1.2 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखें तो 12/10 लिख सकते हैं, 12/10 मतलब 6/5। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 4/5 आ गया, 4/5 यही आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया। अब अगर इस कोऑर्डिनेट को CM के कोऑर्डिनेट्स को लिख लें हम लोग तो 1/5 को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं और 4/5 को हम लोग 0.8 लिख सकते हैं। यही आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया और चूंकि L मीटर में है तो ये मीटर में ही आएगा, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये मीटर में ही आया है। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और यही आंसर है। अब देखिए इसमें क्लियर नहीं किया है कि L लेंथ को x एक्सिस के लॉन्ग लेना है कि 2L लेंथ को x एक्सिस के लॉन्ग लेना है। तो एक सिचुएशन में हम सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, अब आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। इधर लेंथ L तो यहाँ मास हो जाएगा आपका m और इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट हो गया L/2, इसको मान लेते हैं y एक्सिस और 2L लेंथ का रॉड इधर है तो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इसके बीच में, मास यहाँ हो गया 2m और इसको अगर x एक्सिस माने तो x कोऑर्डिनेट L और y कोऑर्डिनेट 0। इसके लिए आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं क्लियर किया है क्वेश्चन में कि कौन सा लेंथ x एक्सिस के लॉन्ग है और कौन सा लेंथ y एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन कोई ना कोई लेंथ तो हम लोग को x और y एक्सिस के लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो एक सिचुएशन हम सॉल्व कर दी है, दूसरा सिचुएशन आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा खुद से और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए यूनिफॉर्म लेमिना ABCDE इज मेड फ्रॉम ए स्क्वायर ABDE, ABD स्क्वायर है एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल BCD, BCD ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द लेमिना। देखिए ये स्क्वायर का साइड लेंथ दिया है तो ये चारों लेंथ A ही होगा, AE, ED,
डी बी और ए बी। अब देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो तीनों साइड लेंथ बराबर। अब ये लेंथ अगर स्क्वायर के कारण ए हो गया तो ये लेंथ और ये लेंथ भी ए ही रहेगा। चलिए इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, पहले इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास लिख लेते हैं, वो स्क्वायर के सेंटर पर होगा। और यहाँ मास भी लिख लेंगे, मान लीजिए एमएस है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मास मान लेते हैं एमटी, तो इसको भी हम लोग इसके सेंटर पर प्लेस कर सकते हैं। और तब आपका 2 पॉइंट मास हो गया। दोनों एक्स एक्सिस पर अगर कोऑर्डिनेट लिख लें तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 फॉर्मूला से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो पहले हम लोग ms और mt लिख लेते हैं। देखिए ms जो होगा ये स्क्वायर का एरिया, ए स्क्वायर साइड लेंथ है तो, और मास पर यूनिट एरिया मान लेते हैं सिग्मा, तो ए स्क्वायर इंटू सिग्मा हो गया। अब mt अगर हम लोग लिखें मास ऑफ ट्रायंगल, तो mt इक्वल्स इस ट्रायंगल का एरिया लिखना होगा। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस, बेस तो ये साइड लेंथ बी डी ए है, और इंटू हाइट, ये वाला हाइट, तो ये हाइट हो जाएगा। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60, ए कॉस 60, ये हो जाएगा a बाई 2, और ये a साइन 60, a√3/2, यही एरिया हो गया, और इंटू सिग्मा, तो इसका वैल्यू आ गया आपका और √3a²/4 इंटू सिग्मा, ये आ गया ट्रायंगल का मास। अब इन दोनों पॉइंट का हम लोगों को कोऑर्डिनेट लिखना होगा। तो देखिए इसको स्क्वायर को हम s कह देते हैं और ट्रायंगल को t कह देते हैं। तो s का कोऑर्डिनेट तो सिंपल है, s का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें तो ये बीच में होगा, चूंकि ये साइड लेंथ a है तो ये a/2 पर आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट होगा नहीं चूंकि x एक्सिस यहीं से दिया है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया a/2, 0। अब अगर हम लोग को ट्रायंगल का ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो देखिए यहाँ हम लोग छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर जो होगा वो इस परपेंडिकुलर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब अगर ये लेंथ हम लोगों को पता है, अभी हम लोग निकाले थे a√3/2, तो a√3/2 को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 2:1 में है तो रेशियो का सम हो गया 3, और हम लोग को ये नीचे वाला लेंथ चाहिए। ये लेंथ अगर हम लोग निकाल लें, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और इसी में a ऐड कर दें, तो इस mt जहाँ है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास जहाँ है, इसका x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हम लोग को ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला, तो ये तो एक पार्ट है ना ये, तो 1/3, √3 से ये कैंसिल हो गया, √3 टाइम्स ये वैल्यू आ गया आपका a/2√3, ये वाला लेंथ। तो ये लेंथ आपका निकल गया यहाँ से यहाँ तक कितना, a/2√3, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है a। तो t का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखें तो t का x कोऑर्डिनेट आ गया आपका a + a/2√3, 0। y एक्सिस तो 0 ही होगा y कोऑर्डिनेट, क्योंकि x एक्सिस पर ही दोनों पॉइंट है। अब चलिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम लोग, xcm इक्वल्स m1, तो m1 तो ms हो गया, a² सिग्मा इंटू x1 का वैल्यू दिख रहा है यहाँ से /2 प्लस m2 हो गया, और √3a²/4 सिग्मा, और इंटू x2 यहाँ दिख रहा है। देखिए इसमें से a कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आ गया वैल्यू कितना, 1 + 1/2√3, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो a² सिग्मा और प्लस और √3a²/4 सिग्मा, ये आपका सेंटर ऑफ मास आ गया x कोऑर्डिनेट। अब इसमें से जो कॉमन आता है उसको कैंसिल करा देते हैं हम लोग। देखिए a² सिग्मा तो दोनों जगह है, a² सिग्मा यहाँ से भी, a² सिग्मा कॉमन आ गया, और a² सिग्मा यहाँ भी है, a² सिग्मा यहाँ भी है, कट गया। अब एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 8√3 से, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 8√3 से, या एक बार पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बचता है। देखिए यहाँ आ गया आपका a/2 प्लस √3/4a इंटू 1, √3/4a, और प्लस √3/4a इंटू 1/2√3, तो ये हो जाएगा √3 और √3 कैंसिल हो गया, और ऊपर में बचा a और नीचे में बचा 8, तो ये आ गया a/8,
और डिवाइडेड बाई यहाँ बच गया आपका 1 और यहाँ बच गया √3/4। एक काम करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में 8 से, तो ए कॉमन आ गया, नंबर क्या बचा सो देखिए 8 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1, तो 4 + 1 ये हो गया आपका 5 और प्लस 8 से मल्टीप्लाई किए तो 4 कैंसिल हो गया, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो गया 2√3 और डिवाइड बाई 8 × 1 8 ही रह गया और प्लस 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2√3 यही आपका XCM आ गया। इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास का यही आंसर हो जाएगा आपका, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ साइड ए फ्रॉम विच ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल लेस देन ए हैज बीन कट एज शोन इन द फिगर। ये पूरा एक स्क्वायर था ए साइड लेंथ का, इसमें से एल साइड लेंथ के स्क्वायर को काट के रिमूव कर दिया गया है। कैलकुलेट द रेशियो ए बाई एल सो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग एल शेप्ड प्लेट कॉन्साइड्स विथ पॉइंट ए। देखिए बोला जा रहा है कि ये पॉइंट ए जो है ये सेंटर ऑफ मास हो जाए इस बचे हुए पार्ट का। इसके लिए ए बाई एल रेशियो क्या होगा, तो ये अगर सेंटर ऑफ मास हो गया तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस सेंटर ऑफ मास का ही कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सेंटर ऑफ मास का अगर कोऑर्डिनेट लिखिएगा, ए पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास है, तो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर का साइड लेंथ ए है और इसमें से एल इधर से रिमूव कर दिए, तो ये लेंथ कितना बचा, ये लेंथ आपका आ जाएगा ए माइनस एल। अब ये लेंथ आपका एल है और ये टोटल ए था, तो ये भी लेंथ बच जाएगा आपका ए माइनस एल, और ये ए तो है ही, ये भी ए है। अब चलिए ए का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ए माइनस एल, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एल जाना पड़ा ये तक एल, और यही CM है आपका। क्वेश्चन के अनुसार यही चाहिए सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं कि इस बचे हुए फ्रेम को दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक मान लीजिए ये रेक्टेंगल बन गया ऊपर वाला, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आ जाएगा, और इसके मास को हम लोग M1 कह देते हैं, और कोऑर्डिनेट जरा इसका हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए ये तो टोटल लेंथ है ए और सेंटर पर ही होगा, इसके सेंटर पर बीच में आएगा, तो ये लेंथ हो गया a/2, एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया a/2। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग को ये हाइट निकालना पड़ेगा। देखिए ये लेंथ है l और ये लेंथ इसका हाफ हो जाएगा a माइनस l/2, तो ये हो गया आपका l प्लस a माइनस l/2। ये इस M1 का y कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट यहाँ है, M1 का वैल्यू अभी लिख लेंगे हम लोग। और ये देखिए नीचे वाला जो ये रेक्टेंगल बचा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, इसका मास हम लोग मान लेते हैं M2, और इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखने का कोशिश करें तो देखिए ये टोटल लेंथ है a माइनस एल, तो सेंटर तो इसका बीच में ही होगा सेंटर ऑफ मास, तो a माइनस एल का आधा हो जाएगा a माइनस l/2, और y कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा, ये तो टोटल l है हाइट, तो इसका हाफ मतलब l/2। अब देखिए यहाँ से x कोऑर्डिनेट हमारा सेंटर ऑफ मास का क्या है a माइनस एल। अब M1 M2 का वैल्यू लिख लेते हैं, और M1 M2 का टर्म में XCM का वैल्यू लिख लेंगे, और उसी को इक्वेट कर देंगे किससे, a माइनस एल से। तो M1 का वैल्यू पहले यहाँ देखिए कितना आएगा, M1 इक्वल सिग्मा, मान लीजिए मास पर यूनिट एरिया, प्लेट है, मेटल प्लेट दिया हुआ है, और इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एरिया कितना होगा a इंटू ए माइनस एल, ऊपर वाले रेक्टेंगल का a इंटू ए माइनस एल। अब इसी तरह से M2 अगर हम लोग लिखे हैं तो M2 इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, यूनिफॉर्म प्लेट है एक जैसा, और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, तो ये लेंथ देखिए a माइनस एल है और ये लेंथ l है, तो a माइनस एल इंटू एल, a माइनस एल इंटू एल। अब M1 M2 भी निकल गया, कोऑर्डिनेट भी निकल गया। अब XCM इक्वेट कर लेते हैं, तो देखिए XCM कितना था, a माइनस एल इक्वल्स M1 सिग्मा a माइनस एल, ये M1 है, इंटू x1,
तो m1 का x कोऑर्डिनेट कितना है a/2 प्लस m2 का वैल्यू सामने है सिग्मा a माइनस एल इंटू एल और इंटू x2 देखिए m2 का x कोऑर्डिनेट कितना है a माइनस एल बाई टू m1 x1 प्लस m2 x2 और बाई m1 प्लस m2 इन्हीं दोनों को ऐड करना है तो सिग्मा a इंटू a माइनस एल प्लस सिग्मा a माइनस एल इंटू एल। अब ध्यान से देखिए इन इक्वेशंस में a माइनस एल तीनों टर्म में है, यहाँ से कॉमन आके a माइनस एल कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचा 1। अब इस टर्म को लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिग्मा भी कॉमन आके दोनों जगह से सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो भी टर्म बचा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले चलिए क्योंकि यहाँ 1 है तो इसको इधर अगर ले आए तो देखिए मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं a इंटू ए, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस a इंटू एल प्लस a इंटू एल, ये a इंटू एल प्लस हो गया और ये a इंटू एल माइनस हो गया और l इंटू एल ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर। ये आपका डिनोमिनेटर को हम लोग इस साइड ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिए हैं a स्क्वायर माइनस ए एल प्लस ए एल और माइनस एल स्क्वायर इक्वल। सब राइट साइड में देखिए क्या बचा आपका a इंटू ए बाई टू, ये हो गया a स्क्वायर बाई टू और प्लस l इंटू ए बाई टू, ये हो गया l a बाई टू और माइनस हो जाएगा l स्क्वायर बाई टू माइनस एल स्क्वायर बाई टू। यही वैल्यू आ गया आपका राइट साइड। अब देखिए यहाँ एल और ये एल कैंसिल हो गया, सारे टर्म्स को हम लोग इस साइड ले आते हैं तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये बच जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई टू। इधर माइनस एल स्क्वायर है और ये माइनस एल स्क्वायर बाई टू इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू, ये भी बचेगा एल स्क्वायर बाई टू और ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस एल ए बाई टू इक्वल्स 0। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और हम लोग को देखिए सॉल्व क्या करना है a बाई एल का वैल्यू निकालना है तो a बाई एल अगर यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं पूरे इक्वेशन में पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और एल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा और एल स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो देखिए एल स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिए तो ये टर्म बचेगा आपका ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई एल का होल स्क्वायर। ये टर्म क्या बचेगा तो 2 तो कैंसिल ही हो चुका और एल स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो माइनस a बाई एल, एक एल कैंसिल हो जाएगा माइनस a बाई एल और ये टर्म क्या बचेगा आपका -1 और इक्वल्स 0। यहाँ एल स्क्वायर से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया एल स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो गया तीनों में। यही आपका इक्वेशन बन गया और ये देखिए a बाई एल में क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो a बाई एल इक्वल्स माइनस बी का वैल्यू यहाँ -1 है तो माइनस बी हो जाएगा आपका +1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर तो हो गया -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a, a है 1 और c है -1 और डिवाइड बाई 2a, a है 1। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 4 + 1 5 और 1 माइनस रूट 5, ये तो नेगेटिव आ जाएगा और a और l दोनों लेंथ है तो नेगेटिव तो होगा नहीं तो नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और दिस इम्प्लाइज a बाई एल इक्वल्स वैल्यू आ गया आपका 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और a और l चूंकि दोनों लेंथ है तो ये नंबर होगा, सिर्फ डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। यही a बाई एल का वैल्यू हम लोग को निकालना था जिसके लिए सेंटर ऑफ मास a पॉइंट पर लाई करे, वही वैल्यू a बाई एल सॉल्व हो गया। यही आपका आंसर है और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।